आज हम सेकंड लास्ट टॉपिक नाभिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन कभी न कभी बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्न में से किसे त्वरित विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है। तो इसको देखेंगे। किसे त्वरित नहीं करता? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। चारों विकल्प पढ़ते हैं पहले तो हम। विकल्प ए है इलेक्ट्रॉन, विकल्प बी है प्रोटॉन, विकल्प सी है न्यूट्रॉन और विकल्प डी है, ये 4 कण नहीं है, अल्फा कण है। ठीक है, जरा देखो। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे जिस पे आवेश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश होता है तो इस पर तो प्रभाव दिखाएंगे। इसके बाद दिया है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे भी आवेश होता है, इस पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन भी नहीं होगा। हाँ, न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है, तो इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प सी ही ठीक होगा। अल्फा कण भी कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। देखो, ये 2 तरीके से हो सकता है। यदि ऑब्जेक्टिव है तो आप समझ लो 5 से 15 शुरुआत में कितने थे। इसका जो अर्धायु है, अर्धायु को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल टी से। स्मॉल टी इक्वल टू क्या दिया है जी? 5 वर्ष। ठीक है, और टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है जी? कैपिटल टी। कैपिटल टी इक्वल टू क्या है? सॉरी, ये कैपिटल टी होता है और ये स्मॉल टी होता है। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, अब अर्धायु की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एन इक्वल टू टी अपॉन टी, यानी कुल समय बटे एक अर्धायु का समय। तो हम क्या कर देंगे इसमें? 15/5, यानी अर्धायु की संख्या एन बराबर कितनी आ गई जी? 3 आ गई। वैसे मौखिक कर सकते हो आप। इसमें क्या है, 5 से 15, 3 अर्धायु लग गई। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एन इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर एन ही तो होता है। तो हम क्या कर देंगे? एन इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर कितनी है जी? 1/2 की पावर है 3 इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा ही लिखे देते हैं, 1/8। क्या जी? 1/8, 8वां हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, कितना होने वाले पदार्थ का कितना अंश होगा। तो इसका कौन सा विकल्प ठीक होगा? विकल्प बी 1/8, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन संभारिक युग्म है? पहला है 1H1 1H2 1H1 1H2, बी है 1H2 1H3, सी है 6C12 6C13 15P और 14Si30। देखो, आपको कराए थे समस्थानिक क्या होते हैं, आपको 3 कराए थे। समस्थानिक भी कराए थे, समस्थानिक कराए थे आपको। समस्थानिक क्या होते हैं उसके बारे में कराया था। फिर कराया होगा आपको समस्थानिक के बाद संभारिक, और फिर आपको कराया था सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होते थे? जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते थे। क्या? परमाणु क्रमांक समान होते थे। संभारिक में क्या होता था? जिनमें क्या समान होता था? परमाणु भार समान होता था। और सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता था? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती थी, वो क्या होते थे? सम न्यूट्रॉनिक होते थे। समस्थानिक में देखते हैं परमाणु क्रमांक, तो देखो कौन कौन सा है यहाँ पर। 1H1 और 1H2, तो इसमें क्या है? ये संभारिक नहीं है,
परमाणु भार यहाँ 1 है, यहाँ परमाणु भार 2 है, तो ये कैसे हैं? समस्थानिक है। ये कैसा है? समस्थानिक है। ये भी कैसा है? समस्थानिक है। ये भी कैसा है? समस्थानिक है। पहले के जो तीनों हैं ये कैसे हैं जी? समस्थानिक हैं। कैसे हैं? समस्थानिक है। लेकिन इसको देखते हैं, 15p30 और 14si 30 सिलिकॉन, ये पी होता है फास्फोरस, si सिलिकॉन। देखो इसका क्या है? 30 है और इसका भी क्या है? 30 है। इसका मतलब ये ही क्या है? हमारा सही आंसर होगा। ये क्या है? हमारा संभारिक है। कैसा है? संभारिक है। संभारिक का मतलब ऐसे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु भार समान होता है संभारिक कहलाते हैं। तो विकल्प कौन सा ठीक होगा जी? इसका विकल्प डी ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है, क्रमिश होता है, ऑर्डर होता है, 10⁻3, 10⁻17, 6, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा किस ऑर्डर का होता है? 10⁻17। पांचवा भी वही है। नाभ की घनत्व की कोटि है, कोटि कहिए चाहे क्रम कहिए, ऑर्डर ही होता है। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? 10⁻17 ही होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धायु कितनी है इसकी? 2 घंटा का 32 ग्राम 10 घंटे में कितना भाग क्षय होगा? जरा देखो, अर्धायु को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल टी से, यानी कैपिटल टी इक्वल टू क्या दिया है जी? 2 घंटा। टोटल टाइम क्या है? 10 घंटा। टोटल टाइम को स्मॉल टी से दिखाते हैं। कुल समय क्या है जी? 10 घंटा। ठीक है, फिर क्या दिया है? 32 ग्राम, यानी शुरुआत में मात्रा कितनी है? N0, प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 32 ग्राम। चाहो तो आप विकल्प से भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप बन जाए तो हम उस लेवल से लेके चल रहे हैं। वही फॉर्मूला लगा दो पहले वाला। क्या होता था? N इक्वल टू N0 इंटू 1/2 की पावर N, यही तो होता था। N इक्वल टू N0 कितना है? 32 इंटू 1/2 की पावर N का मतलब T/T करेंगे तो 10/2। N इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 32 इंटू 1/2 की 2 से काटेंगे 5 बार, 1/2 टू दी पावर 5 आता है ये। और N इक्वल टू क्या होता? 32 इंटू 1/2 की पावर 5 होता है 1/32। 32 से 32 जाता तो N इक्वल टू क्या बचता? 1 ग्राम। N क्या होता है? शेष बचे पदार्थ की मात्रा। शुरुआत में कितना था हमारे पास? 32 ग्राम था। कितना था? 32 ग्राम था। रह कितना गया? 1 ग्राम। तो विघटित पदार्थ कितना हो गया? कितना विघटित हो गया? पहले था 32, अब रह गया 1, तो 32 माइनस 1 कितना विघटित हो गया? 31 ग्राम। देखो इसमें है कोई विकल्प? हाँ, विकल्प सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी ठीक होगा जी। ठीक है, गामा किरणों की उच्च भेदन क्षमता की शक्ति का कारण है, ये तो हमें पता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी वजह क्या है थोड़ा सा आपको बता दें। देखो 2 बार होते हैं। एक तो होता है भेदन क्षमता और एक होता है आयनीकरण क्षमता। भेदन क्षमता और आयनीकरण क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। भेदन क्षमता ज़्यादा होगी तो आयनीकरण क्षमता क्या होगी? कम होगी। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की होती है। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है जी? गामा की, फिर बीटा की और फिर अल्फा की। गामा, बीटा, अल्फा। आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता किसकी होती है सबसे ज़्यादा? अल्फा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, और सबसे कम होती है जी गामा की। यानी भेदन क्षमता और आयनीकरण क्षमता में उल्टा संबंध होता है। अब ये तो हमें पता है भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा गामा की होती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इसका विकल्प क्या होगा? ए ठीक होगा।
निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण को प्रदर्शित करती हैं? कौन? अल्फा किरणें। अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। अभी तो बताया ही था। देखो विद्युत चुम्बकीय प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। गामा किरणें भी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। देखो गामा हो चाहे तो आपका प्रकाश होगा वो भी कैसा होता है? वैद्युत चुम्बकीय तरंग को माना जाता है। गामा है वो भी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे है। एक्स किरणें हैं वो भी क्या है? वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी क्या होती हैं? वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। यानी जो इनकी स्पीड होती है वही होती है जो प्रकाश की चाल की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गामा किरणों का होता है, क्या होता है गामा किरणों का? शून्य आवेश, शून्य द्रव्यमान। देखो हमें ये तो पहले से पता है गामा किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता। गामा किरणें कैसी होती हैं? वैद्युत उदासीन होती हैं। तो देखो जहाँ आवेश आएगा वो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ शून्य आवेश यानी उदासीन है। चलो देखते हैं बाद में। एकांक धन आवेश, यहाँ आवेश आ गया तो ये तो कभी नहीं हो सकता। एकांक ऋण आवेश, यहाँ भी आवेश आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब ए या डी होगा, शून्य आवेश और परिमित द्रव्यमान, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। हाँ, गामा किरणों का आवेश भी शून्य होता है और द्रव्यमान भी शून्य होता है। तो इसका विकल्प ए क्या होगा जी? ठीक होगा, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? अभी तो बताया ही था। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसी कारण उनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका विकल्प कौन सा होगा जी? विकल्प सी एकदम सही होगा। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व, एक कण यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे क्या है? अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसका द्रव्यमान संख्या। देखो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? 2He4, हीलियम परमाणु का नाभिक को ही तो अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या बढ़ती है परंतु परमाणु संख्या घटती है, द्रव्यमान संख्या बढ़ती नहीं है। यही तो होती है द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या 4 की कमी आती है और परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आती है? 2 एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। तो ये देखो द्रव्यमान संख्या घटती है, बढ़ती है तो ये तो हो ही नहीं सकता। पहला तो घटती है, इसकी परमाणु संख्या भी घटती है, हो सकता है इससे भी कोई अच्छा हो। घटती है परमाणु संख्या बढ़ती है, नहीं बढ़ता जी कुछ नहीं है, ये भी गलत है। वही रहती है, नहीं वही क्यों रहती है? यही होगा विकल्प भी, घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटती है। परमाणु संख्या 2 से घटती है और परमाणु भार 4 से घटता है। तो इसका विकल्प क्या होगा जी? विकल्प भी ठीक होगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें काय से विक्षेपित होती हैं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, केवल वैद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों से। तो सिंपल है, बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं और वैद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं। इसका विकल्प क्या होगा जी? डी होगा, दोनों से विक्षेपित होती हैं। 13वां देखते हैं क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है? फिर वही आ गया, तो पहले पूछा है भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। गामा के बाद बीटा, बीटा के बाद अल्फा। 14 देखते हैं। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और इनमें से कोई नहीं। देखो प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा कणों पे कैसा होता है? नेगेटिव। तो प्रोटॉन तो कभी हो ही नहीं सकते। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसका आंसर विकल्प सी ही ठीक है। 15वां देखिए। रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। यानी ये किसका उल्टा होता है? अर्धायु का, कुल आयु का, औसत आयु का, इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा क्षय नियतांक को कैसे दिखाते थे?
लैम्डा से। और औसत आयु को कैसे दिखाते थे? टो से। फॉर्मूला क्या होता था? टो इक्वल टू 1/λ, या लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? 1/2। तो जो लैम्डा होता है किसका अपोजिट होता है? औसत आयु का। इसका विकल्प कौन सा ठीक होगा जी? विकल्प सी ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के न्यूक्लियस के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं, घटना को कहा जा सकता है। इसका सेंस समझे, यानी नाभिक मिलते हैं और क्या होता है? नया न्यूक्लियस बनता है, यानी जब दो से एक बनता है तो उसे क्या कहते हैं? और ऊर्जा भी निकलती है, उत्सर्जित होती है, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता था? दो नाभिक मिलकर के क्या बनाते थे? एक नाभिक बनाते थे। दो से एक बनता था। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? एक बड़ा नाभिक होगा, उससे क्या होंगे? दो हल्के हल्के नाभिक बनेंगे। जैसे क्या होता था? यूरेनियम से कौन कौन बनता था? क्रिप्टॉन बनता था और एक बेरियम बनता था। क्या नाम? 56 बेरियम, 144 और 36 क्रिप्टॉन, 89। ठीक है, ये होता था। नेक्स्ट देखते हैं, 17वां क्वेश्चन है। देखो अभी फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी पहले पूछा गया था तो मैंने लिख लिया है। प्रतिन्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। तो ये आपको टू द पॉइंट याद करना है। क्या कहा जाता है? पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता। हो सकता है पूछ ले आपसे, तो एक नज़र इस पर भी रखना। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? न्यूटन की गति कम करने के लिए होगा, गति करने के लिए नहीं। न्यूटन अवशोषित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। हाँ, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, यानी कैडमियम का प्रयोग बंधक के रूप में किया जाता है। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कैंसर उपचार में किसे प्रयोग में लाया जाता है? ये तो घिसा पिटा है, हर किसी को पता होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सिंपल है। नाभिक में कौन कौन होते हैं? जैसे परमाणु के 3 पार्ट होते हैं। कोई भी एटम होगा वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किस किस से? इलेक्ट्रॉन से, और किससे? प्रोटॉन से, और किससे? न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं जी? नाभिक बनाते हैं। नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के केंद्र में, सूक्ष्म भाग में स्थित होता है। तो नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। विकल्प कौन सा हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। हाँ देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। जैसे ये नाभिक क्या, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 4 6 कितने भी हो सकते हैं, 1 2। आपको पता है कूलाम ने क्या बताया था कि समान आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तब तो ये एक दूसरे से दूर होने चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत छोटे से एरिया में। आपको पता होगा परमाणु का जो साइज होता है वो क्या होता है? परमाणु का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का जो साइज होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो कितना छोटा सा पर उसमें भी रहते हैं, यानी एक दूसरे से दूर नहीं जाते, फटते नहीं हैं। किस बल के कारण? नाभिकीय बल के कारण। 22 है, एक अल्फा पार्टिकल बना होता है। एक अल्फा पार्टिकल बना होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है जी? देखो 2He4। तो इसमें देखो अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन हो गए और कितने न्यूट्रॉन हो गए? कितने प्रोटॉन हैं? 2। अल्फा पार्टिकल में 2 तो प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4 - 2,
यानी 4 में से 2 गए तो 2 ही तो बचे, 2 न्यूट्रॉन हो गए। यानी अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन नहीं जी, एक एक का कोई सिस्टम नहीं है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हाँ ये सही है। 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। विकल्प भी एकदम राइट आंसर है। 23 देखिए, परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक से क्या आशय होता है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नहीं ये नहीं होता। न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते। अल्फा कणों की संख्या, नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, हाँ जी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कहिए चाहे किसकी कहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहिए, उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को कैसे दिखाते हैं, जेड। परमाणु क्रमांक इक्वल जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। तो विकल्प कौन सा सही होगा जी, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए है, जो नॉर्मली दिखाते हैं। इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, यानी परमाणु संख्या दे रखी है और द्रव्यमान संख्या दे रखी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अभी तो बताया था न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्या करते हैं, परमाणु बाहर में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, यानी a माइनस जेड, परमाणु बाहर माइनस परमाणु क्रमांक कर दें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है। तो इसका विकल्प सी एकदम सही होगा, a माइनस जेड। 25, हीलियम परमाणु की सही रचना है, यानी हीलियम परमाणु आप जानते हो हीलियम परमाणु क्या होता है, 2He4। 2He4 तो क्या हो गया इसमें, देखो दो क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन बचेंगे। यानी हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब विकल्प पढ़ते हैं, एक एक का तो कोई सिस्टम नहीं, ये तो नहीं होगा। 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, नहीं एक नहीं होता, 2 होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी विकल्प सी एकदम राइट आंसर होगा। 26 देखते हैं, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु का नाभिक हमने भी क्या देखा था, परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन भी होगा और क्या होगा, प्रोटॉन होगा, तभी तो नाभिक बनेगा। प्रोटॉन होगा, अवश्य होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन का तो कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो, हाँ प्रोटॉन अवश्य रहेगा, न्यूट्रॉन हो चाहे ना हो। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है प्रोटियम, प्रोटियम को कैसे दिखाते हैं, 1H1 से। तो इसमें देखो प्रोटॉन तो एक है, ये क्या है, प्रोटॉन, लेकिन आपसे पूछा है न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन क्या करोगे, 1 - 1 इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। तो इसमें न्यूट्रॉन तो नहीं है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि न्यूट्रॉन हो ही हो, लेकिन हाँ ये आवश्यक है कि प्रोटॉन उसमें अवश्य होगा। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय इनमें से किसको जाता है, ये तो आपने खूब सुना होगा, ईंट पर नाच। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय इनमें से किन्हें जाता है कोई विकल्प, हाँ क्या है, चैडविक। विकल्प डी होगा, किसने खोज की थी, चैडविक ने की थी। 28 देखते हैं, 28 क्या है, यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 जैसे होती है और परमाणु क्रमांक 92 है, कितना है जी, 92 है। तो यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी, यानी कितने कितने प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो लिखे लेते हैं,
यूरेनियम 235, यानी 92 यूरेनियम 235। देखो ये 92 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 92 तो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, 92 ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। किसकी संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या। 235 में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 235 माइनस 92, कितने बचेंगे, 143। यह क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, यानी 92, 143 और 92 विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, धनायन को भी किया जा सकता है, नाभिक को न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ा जाता है, हाँ प्रोटॉन को और विभाजित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी होगा। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, यानी इनमें से कौन सा एक पार्टिकल ऐसा है जिस पे आवेश नहीं होता। अल्फा कण, अल्फा कण पे तो जी आवेश होता है, कितना, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, यानी 2e के बराबर होता है। बीटा कण, बीटा कण पे भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। प्रोटॉन पे भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के तुल्य, लेकिन पॉजिटिव होता है। बीटा कण पे नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। फोटोन, हाँ फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता, तो विकल्प डी क्या होगा जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31, जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाविक लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाविकों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं। यानी एक बड़ा सा नाविक होगा, वो एक से 2 बन जाए, उसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, नाभ की विखंडन। नाभ की विखंडन का एक क्वेश्चन शायद आपको पता होगा, क्या होता है, 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 न्यूट्रॉनों की बौछार कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें, 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 56 बेरियम 144 प्लस 30 N1 प्लस एनर्जी कितनी मिलती है, लगभग 186 पॉइंट मिलती है, कुछ 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी, 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये 31 क्वेश्चन है, इन 31 को तैयार कर लोगे तो इस टॉपिक से कोई बाहर नहीं जाएगा, और 1 नंबर या 2 नंबर न्यूमेरिकली पूछे जाएंगे, वो भी इसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसे 1-2 बार रिपीट करना वीडियो को, इस टॉपिक पे कमांड अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसमें एक और, वैसे आपको पता होगा, सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन होता है, इसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है।